हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका सिंह एंड वी आर वाचिंग संविधानम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल को समझने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एसेंशियल समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरे को प्रपोजल देती है और सेकेंड पार्टी उसको एसेंट देती है, तो वो प्रॉमिस बनता है जो कि सेक्शन 2B में डिफाइन है। प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में कुछ कंसिडरेशन हो गया जो सेक्शन 2D में दिया है, कंसिडरेशन होने के बाद वो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ गया तो वो बन गया एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 2E में डिफाइन है, और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो गया तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 2H में डिफाइन है। तो अब हम चलते हैं प्रपोजल की तरफ। तो आप सब अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए ताकि आपको मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए। इसमें कहता क्या है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal। कहता है कि एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे की विलिंगनेस को, इच्छा को कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, विद अ व्यू इस नजरिए से कि ऑब्टेन किया जाए दूसरे की सहमति उस एक्ट के लिए या एब्स्टिनेंस के लिए, वो प्रपोजल कहलाता है। सिंपल इसका मतलब है कि एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे की विलिंगनेस को उसका एसेंट ऑब्टेन करने के लिए किसी भी एक्ट के लिए और एब्स्टिनेंस के लिए। तो हम एसेंशियल वैलिड प्रपोजल में क्या क्या एसेंशियल्स हैं, वैलिड प्रपोजल की क्या क्या एसेंशियल्स हैं। देयर मस्ट बी टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ प्रोमिसी, इट मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। अब हम देयर मस्ट बी अ टू पार्टी, उसमें हम आते हैं ए ने बोला बी को कि आप मेरी बाइक खरीदो, तो यहाँ पे दो पार्टीज आ गई, ए ने प्रपोजल दे दिया और ये बी के नॉलेज में आ गया तो ये प्रपोजल मान लिया जाएगा। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड को हम सेक्शन 3 में समझेंगे। जो सिग्निफाई वर्ड है उसका मतलब होता है द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी अदर पार्टी, जो प्रपोजल है वो कम्युनिकेट किया गया हो दूसरी पार्टी को। अब हम ये भी समझ गए हैं, अब हम सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। वैलिड प्रपोजल कैसा होना चाहिए। जो वैलिड प्रपोजल है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कंडक्ट भी हो सकता है। हम किसी रिटन एग्रीमेंट के थ्रू हम प्रपोजल दे सकते हैं, कुछ लिख के दे सकते हैं, लेटर में दे सकते हैं लिख के, तो वो रिटन मान लिया जाएगा। अगर हम बोल के देते हैं प्रपोजल, जैसे कि मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे बोला कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, तो ये भी एक बोल के प्रपोजल हो गया। कंडक्ट को हम कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि बस जा रही है रोड पे और मैं उस बस पे चढ़ गई, ठीक है, तो मैंने उस बस के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो ये भी एक प्रपोजल हो गया। हम रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे जो मेन्यू आता है, जो मेन्यू है वही प्रपोजल है, ठीक है। जैसे कि रेलवे स्टेशन है, वेटिंग मशीन है, उसमें हम पैसा डालते हैं, तो वही मेरा प्रपोजल है, ठीक। तो अब हम ये समझ गए। और जैसे कि कहा जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन में नहीं है और प्रपोजल रिटन में नहीं है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो इन्फोर्सिएबल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तीनों पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कंडक्ट से हुआ हो, रिटन हो या ओरल हो, ये तीनों पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 25 इसका एक एक्सेप्शन है ओरल प्रपोजल का, कि जो गिफ्ट होता है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लिख के होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये समझ गए हैं। जो ऑफर है उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो ये सेक्शन 29 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये बोला गया है कि द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जो कि सर्टेन नहीं है उसको वॉइड माना जाता है। सिंपल ये इतना ही कहता है। एक एग्जाम्पल समझेंगे, ए एग्री टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, मतलब कि ए एग्री हो गया बी को सेल करने के लिए 100 टन्स ऑफ ऑयल, बट ए ने ये नहीं बताया कि किस टाइप का ऑयल है, खाने वाला ऑयल है, गाड़ी में डालने वाला ऑयल है, कैसा ऑयल है। तो यहाँ पे इसमें सर्टेनिटी नहीं है, ये अनसर्टेन है, तो इसलिए ये वॉइड है। तो अब हम समझ गए कि सर्टेनिटी ऑफ ऑफर कितना इम्पॉर्टेंट है एक वैलिड प्रपोजल के लिए। तो अब हम समझते हैं कि जो वैलिड प्रपोजल है वो कम्युनिकेट होना चाहिए।
कम्युनिकेट कैसे होगा दूसरे को, जब तक ये दूसरे के नॉलेज में आता है कि जब भी मैंने अपना ऑफ़र दिया और ये दूसरे के नॉलेज में ही नहीं है तो ये कम्युनिकेटेड नहीं है, तो ये वॉइड हो जाएगा। हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, उसका कोई बेटा है बी, ए व्यक्ति है, उसका बेटा है बी और बी खो गया और सी देखता है कि ए बहुत परेशान है तो सी उसके लिए ढूंढने चला जाता है, वो ढूंढ के ले भी आता है। लेकिन उस अंतराल में ए बोलता है कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 501 रुपये दूंगा, बट इस ऑफ़र के बारे में बी को नॉलेज नहीं थी। ठीक है, बी बाद में क्लेम करता है कि मुझे आपने तो ऑफ़र दिया था, आपको तो रिवार्ड देना पड़ेगा, बट बी बोलता है नहीं। ठीक, तो यहाँ कोर्ट एक केस में यही हेल्ड करता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एक 1913 में केस आया जिसमें यही बताया गया था, इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड था ये। तो ये जो ऑफ़र है वो कितने टाइप्स का होता है, स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर है जो किसी डेफिनेट पर्सन को दिया जाता है, यानी कि क्या आप मेरी बाइक खरीदेंगे, यानी कि ए और बी, ये स्पेसिफिक पर्सन है। ठीक है, लेकिन जो जनरल ऑफर है वो तमाम लोगों के लिए है, जैसे कि मॉल में कपड़े टंगे हैं तो वो तमाम लोगों के लिए ऑफर है कि आप खरीदिए। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल को कोट करते हुए समझेंगे कि जनरल ऑफर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉल है, मॉल में लेविस की जीन्स टंगी है और कोई व्यक्ति आता है, बोलता है परचेजर से कि मुझे इस जीन्स को खरीदना है। तो अगर आपका जो शॉप का मालिक है वो एग्री हो जाता है, एसएम दे देता है, तो आप वो परचेस कर लेते हो। तो ये हो गया एक जनरल ऑफर। तो अब हम जनरल ऑफर पे एक केस आया था, कार्लिक वर्सेस कार्बोलेक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, 1893 का केस था, जिसमें स्मोक बॉल कंपनी ने ये एडवर्टीजमेंट दी थी कई सारे न्यूज़पेपर में कि जो भी मेरे स्मोक बॉल खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और उन्होंने 100 पाउंड की गारंटी दी थी। और एक कार्लिल लेडी आई थी और उसने स्मोक बॉल खरीदा, खाया, लेकिन उसको वापस इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब वो कोर्ट में जाती है अपने 100 पाउंड क्लेम करने के लिए। तो कोर्ट हेल्ड करती है कि लेडी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर 100 पाउंड्स। तो यहाँ ये क्लेम उसको मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम ये भी समझ गए हैं, अब हम समझते हैं इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कोई भी प्रपोजल हम दे रहे हैं उसमें हमारा इंटेंशन हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने उसको ऑफ़र किया कि आप मेरे घर पे आइए और आज हम लोग लंच साथ में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा इंटेंशन नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रपोजल जो भी हो उसमें इंटेंशन हो कॉन्ट्रैक्ट करने का, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो अब हम समझते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर होता क्या है कि व्हेन टू पार्टीज make identical offers to each other in ignorance to each other offer is called the cross offer। जब ए पार्टी है और बी पार्टी है, ए ने बी पार्टी को ऑफर दिया कि क्या आप मेरा लैपटॉप खरीदेंगे, और बी को इसके बारे में नहीं नॉलेज है, बी ने उसको उल्टा ही ऑफर दे दिया कि मैं आपका लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफर्स हैं बट इन इग्नोरेंस विद ईच अदर ऑफर्स। उन दोनों को एक दूसरे के ऑफर्स के बारे में नहीं पता होता, तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि बी ने ऑफर दिया है तो वो एक्सेप्ट हो गया। वो एक्सेप्ट तभी होगा जब बी ने अपनी एसेंट दी होती, लेकिन बी ने तो यहाँ पे ऑफर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस ऑफर। ठीक, इसमें एक टिन वर्सेस हॉफमैन का केस आया था। तो अब हम ये भी समझ गए हैं कि क्रॉस ऑफर क्या होता है। अब हम चलते हैं ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर क्या होता है और इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर में क्या होता है कि हम अपना फाइनल विलिंगनेस शो करते हैं सामने वाले को कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, या फिर आप इसको प्लीज़ आप इसको खरीद लीजिए। ठीक है, बट जो इन्विटेशन टू ऑफर होता है उसमें हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं अपनी विलिंगनेस को कि हम इंटर इनटू नेगोशिएशंस, कि हम नेगोशिएशंस में आने के लिए अपनी विलिंगनेस को सिर्फ डिक्लेरेशन देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो सिर्फ डायरेक्ट बोल देना कि आप मेरी गाड़ी खरीदिए, सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस करना इन्विटेशन टू ऑफर हो जाएगा, और डायरेक्ट बोल देना ये हमारा ऑफर हो जाएगा। एक हम इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे, जैसे कि एक कैटलॉग ऑफ बुक है किसी भी बुक स्टोर का, तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। ठीक है, रेलवे का टाइम टेबल है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। लोग आएंगे तब
रेलवे में जाएंगे तो टिकट खरीदेंगे, फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हो गया टेंडर का, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये हार्वे वर्सेस फेसी के केस में यही बताया गया था। तो होप सो कि आपको ये पूरा ऑफर समझ आया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।